अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ईमान आज आपके साथ फार्माकोडायनामिक्स का लेक्चर लेके आई हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस, जिसमें से एक ब्रांच थी फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी थी फार्माकोडायनामिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम पढ़ने लगे हैं फार्माकोडायनामिक्स। थोड़ा बहुत रिव्यू पिछले लेक्चर में आपको मिल चुका था कि फार्माकोडायनामिक्स होता क्या है। आज हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फार्माकोडायनामिक्स, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स रेफर्स टू व्हाट ड्रग डज टू बॉडी। फार्माकोडायनामिक्स में आप ये पढ़ते हैं कि जब आप ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करती है। मतलब ड्रग ले लिया है, वो बॉडी में किस तरह इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, और फार्माकोडायनामिक्स में हम ये देखते हैं व्हाट ड्रग डज टू बॉडी। मजीद समझते हैं, नीचे आइए। सेकेंड पॉइंट मेन है द स्टडी ऑफ एक्शन और इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इधर से आपने अंदाज़ा लगाया होगा, बॉडी को आप समझ सकते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, और स्टडी ऑफ एक्शन और इफेक्ट्स और ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब आपके ड्रग जो आपने मेडिसिन ली है उसका हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट है, वो कैसे अफेक्ट कर रही है और हमने क्यों मेडिसिन ली है। ठीक है, नीचे आइए। एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इस तरह से है, एन एग्जाम्पल इज समवन स्टडिंग हाउ मेथाडोन अफेक्ट्स अ पर्सन गेटिंग ओवर अ हीरोइन एडिक्शन। हीरोइन एक अब्यूज ड्रग्स में भी आती है क्योंकि ये एडिक्शन कॉज करती है, नशावर है। और मेथाडोन, यहाँ पे मेथाडोन का जिक्र हुआ है। मेथाडोन ऐसी ड्रग है जो एडिक्शन के अफेक्ट को एंटी कर देती है, मतलब उसका एंटीडोट समझ लीजिए। ठीक है, मेथाडोन के अपने भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पे मेथाडोन हीरोइन के अफेक्ट को कम करती है। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाउ मेथाडोन अफेक्ट्स अ पर्सन गेटिंग ओवर अ हीरोइन एडिक्शन। मतलब एक बंदे ने पहले से हीरोइन ले ली है तो हम उसको मेथाडोन देंगे। ये एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जो हीरोइन एडिक्शन को एंटी कर देती है, रिवर्स कर देती है, या वो बंदा इससे ओवरकम कर जाता है। ठीक है, मतलब हम फार्माकोडायनामिक्स में ये समझ सकते हैं कि ड्रग्स किस तरह से, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो बॉडी में जाती है तो वो किस तरह से उसको बॉडी उसके ज़रिए रिएक्ट करती है और उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि जो फार्माकोडायनामिक्स पढ़ते हुए हमारे जहन में जो दो मेन क्वेश्चन अराइज होते हैं वो ये हैं, वाई आर यू टेकिंग मेडिसिन्स, व्हाट हैपेंड व्हेन यू टुक ड्रग्स को हम मेडिसिन भी कहेंगे या कुछ भी आप कह लें। ठीक है, कि मतलब पहला पॉइंट तो यह है कि हम मेडिसिन ले किस चीज़ के लिए रहे हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी हमें अपने आप बता देती है कि हमें क्या, हमारी बॉडी किस तरह से फील कर रही है। हम डॉक्टर से डायग्नोस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमें वो मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन अपने आप को भी समझाने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप वो मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, आपके साथ हुआ क्या है। और दूसरा पॉइंट है व्हाट हैपेंड, कि मतलब जब आप ड्रग्स ले लेते हैं तो ड्रग्स बॉडी में जाके कैसे एक्ट करती हैं, किस एंजाइम से बाइंडिंग है, किस रिसेप्टर के साथ उसकी अटैचमेंट है, वो सब आप समझेंगे फार्माकोडायनामिक्स में। सिंपली ये कि जब भी आप ड्रग्स लेंगे तो उसके दो इफेक्ट्स होंगे, बेनिफिशियल या डिज़ायरेबल, या फिर अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स। दो तरह के इफेक्ट्स हैं, जिसमें डिज़ायरेबल में आप ये पढ़ सकते हैं कि वो डायग्नोस कैसे हुआ है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी प्रिवेंशन क्या है। मतलब डिज़ायरेबल में वो ड्रग आप लेते हैं, वो डायग्नोस में मदद करती है, या तो वो ट्रीट होना शुरू हो जाती है या वो डिजीज़ प्रिवेंट या डिसऑर्डर प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ वो ड्रग सिर्फ डिज़ायरेबल नहीं, अनडिज़ायरेबल भी कई दफ़ा बॉडी को वो ड्रग सूट नहीं करती, तो वो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट शो करना शुरू कर देती है। अनडिज़ायरेबल में भी 3 तरह के इफेक्ट्स आ जाएंगे, जिसमें एक आ जाएगा साइड इफ़ेक्ट्स, जिसको आप समझ लें या तो वॉमिटिंग हो गई है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको पैनाडोल सूट नहीं करती, तो मैदे में जाके जब वो डिज़ोल्व होती है पैनाडोल तो वो या तो लूज़ मोशन हो जाते हैं बंदों को, या फिर वो वॉमिटिंग की तरफ चला जाता है। इसलिए कुछ लोग इसके साथ पैनाडोल जब भी लें, क्योंकि लेनी तो पड़ती है बुखार में, हम वो खा सकते हैं, अगर वो सूट नहीं करती पैनाडोल तो आप उसके साथ एक रूलिंग का कैप्सूल ले लेते हैं। ठीक है, एक ये साइड इफ़ेक्ट हो गया। उसके बाद ऐसे भी इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे
रैशेस हो जाते हैं। हम अक्सर एस्पिरिन ले लेते हैं। एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है। एस्पिरिन हमें क्या करती है, रैशेस करवा देती है अक्सर बॉडी पे, कईयों को सूट नहीं करती, ठीक है। तो हम वो स्टॉप करवा के उसका दूसरा कोई पॉलीमर दे सकते हैं। कुछ इफेक्ट्स हैं टॉक्सिक, जैसे कि आपको हो जाता है रेनल फेलियर, ठीक है, आपको और किसी चीज़ का फेलियर हो जाए, लिवर फेलियर हो जाए, तो उस समय में आपको बिल्कुल ही वो स्टॉप करना पड़ता है मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जब हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो किस तरह वो फार्माकोडायनामिकली हमारी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब एक हम फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन हम ले रहे हैं जिसको आप कह लें आसान लफ्ज़ों में एंटीबायोटिक, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जैसे वो हो गई पेनिसिलिन ले ली, ठीक है, या एमॉक्सिसिलिन ले ली, या फिर आप समझ लें, या अगर यानी हम सेफेलोस्पोरिन्स की क्लास में चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर हम ये मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी चीज़ की इन्फेक्शन के लिए, तो हम इससे समझ सकते हैं कि हमने एक मेडिसिन ली है तो वो किस तरह एंटीबायोटिक्स हैं तो मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को या उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी या तो किल करेगी। अगर इनहिबिट करेगी तो वो आपका अफेक्ट होगा बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करेगी तो वो आपका हो जाएगा बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक है या कुछ होती हैं बैक्टीरियोसिडल, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक हमने ली हैं, ठीक है, अब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किस तरह से इनहिबिट करेंगी। चलिए, अब ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें मैंने ये डीएनए बनाया है, ये इसका ट्रांसक्रिप्ट हो गए, ये प्रोटीन बन गया, आगे ट्रांसलेशन होगी तो वो एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, किस तरह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी, इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है ये आपका डीएनए है, एंटीबायोटिक कई दफ़ा जाके डीएनए के साथ कोई बाइंडिंग बना लेती है या उसके स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इरेगुलर हो सकता है। तो जब डीएनए में चेंजेस आएंगे तो ऑल्टरनेटिवली हमारा क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, और अगर ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाएगा तो फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरियल सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो हमारे पास आगे से एमआरएनए की कॉपीज़ भी नहीं बन सकती, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक्स बिल्कुल सेल के सेल वॉल जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है उस पर अटैक करती हैं, तो ये सेल वॉल यहाँ से हो जाता है डिस्टर्ब, तो इस वजह से भी हमारा सिंथेसिस बैक्टीरियल सिंथेसिस रुक सकती है। और सेल मेम्ब्रेन के इनर मोस्ट स्ट्रक्चर में ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जब सेल मेम्ब्रेन पे वो अटैक करता है या बाइंड करता है तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है और रिमूव हो जाती है इतनी सी लेयर, ठीक है। इसके ज़रिए में क्या होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगी तब भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। और जब यहाँ से सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो सेल के जो सारे कंटेंट्स हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जब सेल के सारे कंटेंट्स बाहर निकल जाएंगे इसको हम कहेंगे लीकेज ऑफ सेल कंटेंट। जब सेल के कंटेंट बाहर निकल जाएंगे तो सेल की ग्रोथ या प्रमोशन के लिए या बैक्टीरियल ग्रोथ या सिंथेसिस के लिए जब कंटेंट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर बैक्टीरिया की सिंथेसिस या प्रमोशन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, एंटीबायोटिक डिस्टर्ब्स इंटरफेयर विद डीएनए एंड इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जिस तरह मैंने बताया है कि डीएनए के साथ अगर इंटरफेयर किया या हम उसके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इंटरफेयर किया या किसी भी एंजाइम से बाइंड किया, राइबोसोमल प्रोटीन से बाइंड किया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस डिस्टर्ब होगी। प्रोटीन सिंथेसिस डिस्टर्ब होगी बैक्टीरियल सेल की, तो आगे से बैक्टीरिया की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। जैसे कि इफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनहिबिट्स देन प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट अकर, ठीक है। इसी तरह भी अगर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ नहीं होगी और सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद देखें, समटाइम्स एंजाइम बाइंडिंग ऑल्सो अफेक्ट्स एंड बैक्टीरियल सिंथेसिस अफेक्ट्स। जैसे कि अब इस सेल में ये एंजाइम है, अगर तो एंजाइम बाइंडिंग में इफेक्ट आएगा, इसकी बाइंडिंग में जैसे कि ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग होती है, ड्रग एंजाइम बाइंडिंग होती है, अगर बाइंडिंग एंजाइम बाइंडिंग में इफेक्ट आएगा
तो बैक्टीरिया की सिंथेसिस में फ़र्क आएगा, या तो वो इनहिबिट हो जाएगी या प्रमोट नहीं हो सकेगी या किल हो जाएगा। इस तरह भी एंटीबायोटिक अपना रोल प्ले करते हैं बैक्टीरियल सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए और हमारी इन्फेक्शन को रोकता है। आगे लास्ट 2 पॉइंट्स ये हैं, एंटीबायोटिक्स ऑल्सो डिस्टर्ब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल आउटर मोस्ट है, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है सेल की। जब इस पे अटैक करेगी या बाइंड करेगी एंटीबायोटिक तो क्या होगा, जब सेल में वॉल ही नहीं होगी या सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन भी नहीं होगी, बैक्टीरियल सेल की परमिएबिलिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह एंटीबायोटिक सेल वॉल को रप्चर करता है या फिर सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है और बैक्टीरियल सिंथेसिस को रोक देता है। लास्ट देखें, लीकेज ऑफ सेल कंटेंट्स ऑल्सो इनहिबिट्स बैक्टीरियल सिंथेसिस। सेल में बहुत से कंटेंट्स हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं, कंटेंट्स ये है ना, एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, डीएनए हैं, बहुत से कंटेंट्स हैं, फ्लूइड्स हैं। तो जब वो जब एंटीबायोटिक सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को बाइंड करेगी या रप्चर करेगी, कुछ भी करेगी, तो यहाँ से ये मेम्ब्रेन हो जाएगी डिस्टर्ब या टूट जाएगी, तो ये सारे कंटेंट सेल के बाहर आ जाएंगे। इसको हम कहेंगे लीकेज ऑफ कंटेंट्स। जब कंटेंट्स लीक हो जाएंगे तो बैक्टीरियल सेल सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल की सिंथेसिस को रोक देते हैं। यहाँ तक हमने समझा है कि किस तरह से फार्माकोडायनामिकली एंटीबायोटिक यानी कि कोई भी मेडिसिन या ड्रग जो इन्फेक्शंस को रोकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकती है, वो किस तरीके से बैक्टीरियल सेल पे अटैक करती है या बाइंड करती है या उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है, कुछ भी करती है, या उनके ट्रांसलेशन के प्रोसेस को में इंटरफेयर करती है, तो प्रोटीन नहीं बनने देती। और प्रोटीन अगर नहीं होगी तो बैक्टीरियल सेल सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। इसी तरह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ और सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी या किल कर देगी और इन्फेक्शन आगे प्रमोट नहीं हो सकेगी। ये है फार्माकोडायनामिक मैकेनिज्म जो कि हमने एंटीबायोटिक या किसी भी और ड्रग से समझ सकते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इससे अवेयर हैं एंटीबायोटिक से। आगे जाके मज़ीद क्लासेस पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन से बैक्टीरियोसिडल हैं, कौन से बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। मैकेनिज़्म सब ऐसे ही होंगे, रिसेप्टर्स के साथ कईयों की बाइंडिंग होगी, कईयों की एंजाइम के साथ होगी। इसमें हमने बस यही सीखा है कि फार्माकोडायनामिक्स में बेनिफिशियल है, अनबेनिफिशियल है, उसका मैकेनिज़्म है। आज फार्माकोडायनामिक का ये जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है।